बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं स्टेट अफेयर्स। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एडहॉक जजेस के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काफ़ी बात कर रही है और इसको बदनीयती करार दे रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आइन और कानून में क्या कहा गया है इस हवाले से। दूसरा, हम महंगाई पे बात करेंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जो सूरत हाल है, जिस तरह से महंगाई, इससे पहले बिजली की कीमतें, फिर पेट्रोल की कीमतें, एक महीने के अंदर अगर देखा जाए, वो तो बात पुरानी होगी कि पहले हम कहा करते थे कि साल में एक दफ़ा बजट आता है, फिर हमने कहना शुरू किया कि महीने के एंड पे बजट आता है। अब तो महीने के पहले 10 दिन में बिजली की कीमतें, 15वें दिन पेट्रोल की कीमतें, 20वें दिन फिर बिजली की कीमतें और 30वें दिन जाके फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो एक महीने में 4 बजट पेश कर रही है हमारी मौजूदा हुकूमत। जितना बोझ लाद सकते हैं आवाम पे लादी जा रहे हैं और देखना यह है कि ये बोझ कब जो है वो आवाम समेत नीचे गिर जाता है। इस पर हम बात करेंगे। आसिफ बाजवा साहब माहिर कानून और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी है, इनसे हम जानेंगे एडहॉक जजेस के हवाले से। सर, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ बाजवा साहब के जो एडहॉक जजेस का मामला है, इसके ऊपर आइन और कानून क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 182 का हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है जी। 182 जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अलाउ करता है कि वो जरूरत के मुताबिक एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसमें एक शर्त यह है, 175 सब सेक्शन 2 उसकी जो आर्टिकल 175 है उसके साथ रेड विद उसके साथ चले पड़ा जाएगा और जुडिशियल कमीशन की कंसल्टेशन के साथ चीफ जस्टिस को इख्तियार हासिल है कि वो आर्जी तौर पे एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कर सकता है। ये आर्टिकल 182 जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसने उनको इख्तियार दिया है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि इनको इख्तियार नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको दोनों सेक्शन बता दी, सॉरी आर्टिकल बता दिए हैं, इसमें कोई अबहम वाली बात नहीं है। 182 के तहत वो उनको इख्तियार है, लेकिन वो 175(2) के तहत उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे और किसी भी आदमी को जिसको वो समझे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल है, वो उसको आर्जी तौर पे एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट कर सकते हैं। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। सब कानूनी हमने राय ली है, इस हवाले से कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एकदम से ऐसी क्या जरूरत पेश आ रही है कि हमें एडहॉक जजेस लाना पड़ रहे हैं आर्जी तौर पर? देखें, अब कुछ चीजों की टाइमिंग ऐसी है जो उसको जो है वो उस पर सवाल खड़े हो जाते। कई दफा टाइमिंग इत्तेफाक ऐसा होता है। मसलन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कुछ दिन पहले, तो कुछ लोगों ने उसे लिंक किया और हमारे एक कल्चर में एक बन गया रवाज कि आप गाली गलोच इल्जामात शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आप मुझे बताएं कि जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हो गए या एक और जज साहब हैं जिन्होंने बड़ी पोलाइटली शुक्रिया अदा किया है कि मैं एडहॉक जज नहीं बनना चाहता। वजह क्या थी? वजह ये ट्रोलिंग थी, वजह ये गाली गलोच थी, वजह ये इल्जामात थे। तो अब वो महल वो वक्त आ गया है जब कोई आदमी शायद पब्लिक ऑफिस कबूल करने से पहले भी 10 दफा सोचेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस जगह पे ले आए। यानी यही जज साहिबान जिनका सुप्रीम कोर्ट में कैरियर काबिल रश्क था और मुखालिफ जमात भी हमारी उनके फैसलों को बदले सुनती रही है, तो आज जब उनको उनके सीनियर मोस्ट होने की बिना पर उनको एडहॉक जज बनने की ऑफर की गई, हालांकि हर वो जज सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखता है वो एडहॉक जज बन सकता है। जरूरी नहीं कि वो कोई इतने साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड जज हो। लेकिन अब देखें कि ये हालात बन, बाकी तो आप केसेस की तादाद देखें सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का लोड देखें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुकदमात की एवरेज ड्यूरेशन देखें, तो जरूरत तो खुद ब खुद सामने आ जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई दफा टाइमिंग जो होती है वो उस मामले के लिए, अफवाह के लिए बड़ी राइप होती है, इल्जामात के लिए बड़ी राइप होती है कि आपका जो जी चाहे फिर किसी के बारे में कह दें। तो इस वक्त तो बाकी जो फैसला आना था वो आ गया, उसका जो होगा वो तो बात की बातें हैं, लेकिन पहले उस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो सवाल आपने किया
ये बुनियादी तौर पर इस माहौल की पैदावार है कि जब हर चीज को शक की, शुबा की निगाह से देखा बना दिया गया ना जी। देखें अभी जो बयानात मैं आपके सामने रखूंगा, जो उमर अयूब साहब ने, जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने इल्जामात लगाए हैं बाकायदा कि ये बदनीयती है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि इस तरह का सवाल करना पड़ता है, ये पूछना पड़ता है कि क्या वजह है। आसिफ बाजवा साहब सर ये बताइएगा, अभी जैसे राजा साहब कह रहे थे कि ज़रूरत खुद सामने आ जाती है, इतने केसेस हैं सर, ये केसेस सिर्फ ये सियासी तौर पे जो है वो हल किए जाएंगे, बाकी केसेस भी जो है वो इसके अंदर आएंगे? देखिए सर, ये जो केसेस है इनको अब कोई सियासी तौर पे केसेस को कोई हल नहीं कर सकता। केसेस में तो ये देखो, मैं आपको अर्ज करूं, सियासी, मैं इसको रिफ्रेज कर देता हूं, सियासी केसेस हल किए जाएंगे या बाकी केसेस भी आएंगे इसके अंदर? नहीं, इसमें मैं अर्ज कर दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूं, जो राजा कमरुल इस्लाम साहब बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है PMLN की तरफ से सबसे पहले गिरफ्तारी इनके शरीफ आदमी की हुई थी। सबसे पहले जब इब्ताल का दौर आया PMLN के ऊपर, तो सबसे पहले राजा कमरुल इस्लाम साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। देखें, ये इसमें क्लैरिटी आ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो हमारे अकाबरीन है गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो फैसला आया है स्पेशल सीटों का और नॉन मुस्लिम सीटों का, उसकी बाबत जो बेंच बनेगा उसमें इन जो एडहॉक जज होंगे इनका कोई किरदार नहीं होगा, या अगर वो जो रिवीजन पिटीशन में गए हैं उस रिवीजन पिटीशन में ये लोग नहीं बैठेंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मली केसेस हैं, जो पेंडेंसी पड़ी हुई है, उसको सॉल्व करने के लिए, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए फादल जज साहब ने ये फैसला किया है। सियासी लोगों के मामला में या स्पेशली उस केस को जिसमें जो मुस्लिम लीग नून के या दीगर जमातों के खिलाफ और PTI के हक में आया है, उसमें ये जजेस नहीं बैठेंगे। लेकिन राजा साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि लोग डरते हैं इनकी गालम गलोच से, इनकी बदतमीजी से, और किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी की कोई डिग्निटी जो है वो ये नहीं समझते। तो इसलिए लोग समझते हैं कि हम इस दौर में राइट। बाजवा साहब ये बताइए कि ये तो चंद एक केसेस है ना, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सियासी केस हैं जो फुल कोर्ट का सारा दिन खा जाते हैं। अवाम के जो केसेस हैं सर, उसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। वो जो साल नस्ल दर नस्ल जो है वो केसेस चल रहे हैं, वो भी तो इसी सिस्टम की वजह से तातुल का शिकार है ना, उसके लिए भी ऐसे ये देखें सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की है और ये बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है। मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको रिविजिट करने की जरूरत है। देखें, मैं कहता हूं कि अगर चाहे जौन सा बड़ा भी सियासी मसला हो, उसको सबसे पहले तो ये निचले दर्जे की जो अदालत है उनको वहां पे जाना चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। ये जो शिक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बाबत चीज है, आप डायरेक्टली वहां पे आ सकते हैं, और ऐसे केसेस भी आते हैं जो इसमें हिट नहीं करते, लेकिन फिर भी आम लोगों को रिलीफ नहीं दिया जाता, आम लोगों की बातों को सुना नहीं जाता। गरीब आदमी लोगों के दो नस्लें जो है वो खजल खराब जलील ख्वार हो रही हैं। लेकिन जब कोई इस तरह का इशू आता है तो 1 मिनट में उसमें वो कॉग्निजेंस लेके तो उस तरफ लोगों का हक मारा जाता है। जिन लोगों का हक है कि पहले उनका काम किया जाए, पहले उनका केस सुना जाए, मैं ये समझता हूँ इसके लिए भी रिविजिट करने की जरूरत है। और डायरेक्टली किसी भी शख्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली केस लेने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसकी बाबत गवर्नमेंट को रिविजिट करना चाहिए इस कानून को, ताकि जो गरीब अवाम है उनको पहले रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब आपका, आपने कानूनी राय से हमें आगाह किया है। राजा साहब, मैं वापस आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बुरे तरीके से तनकीद का निशाना बना रही है एडहॉक जजेस को, इवन उमर अयूब साहब कहते हैं कि उन्होंने जो है वो गुजारिश की है काजी फायद ईसा साहब से कि हमारे केसेस जो है वो इनके हवाले ना करें। शिबली फराज साहब ने इसके ऊपर बात की है, इसके ऊपर असद कैसर साहब बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो अली गौहर साहब बात कर रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि हम तमाम अपने इदारे उनको
क्यों मुतनाज़ा बनाने के पीछे दरपे हैं, और उसमें क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल है या कमोबेश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इसमें किसी न किसी तरीके से इसका शिकार हैं कि वो इदारों को मुतनाज़ा बनाती हैं। किसी के हक में केस नहीं आया पॉजिटिव तो फौरी तौर पे जो है वो कहना शुरू कर दिया कि जी ये खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं का ट्वीट पढ़ा जब ये फैसला आया रिजर्व सीट्स के हवाले से, जिसके ऊपर कहा गया कि लाडला आज भी लाडला है। तो सर आप नहीं समझते कि दोनों पार्टीज, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस रवैये की नफी करनी चाहिए? ये असूलन आइडियली तो करनी चाहिए, लेकिन अब देखें ये शुरू कहां से हुआ। पहले ये रवाज नहीं था, जब से ये गाली गलोच सियासत में आई, फिर जुडिशरी को, अदारों को मुतनाज़ा बनाया गया और कामयाबी से बनाया गया। असल इशू ये है कि जब लोगों को, मासूम दिमागों को, मासूम जहनों को शिकार किया गया इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडे से, ऐसी बेबुनियाद चीज़ों से कि जिसकी बिना पर लगा दूसरी सियासी जमातों को भी कि ये तो प्रोपेगेंडा झूठ वाला कामयाब हो जाता है, तो फिर शायद किसी हद तक दूसरी जमातों में भी इस कल्चर ने फरोग पाया, वरना ये पहले नहीं था। अभी जैसे आप यही बात कर रहे हैं एडहॉक जजेस का, पहली बात यह है कि एडहॉक जजेस का इन केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर काजी फायज ईसा ने, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, मैं कोई काजी फायज ईसा साहब का ना रिश्तेदार हूँ ना कोई उनका हमायती हूँ, लेकिन जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने एज चीफ जस्टिस अपना इख्तियार 3 सीनियर मोस्ट जजेस में मुंतकिल कर दिया कि 3 जजेस की कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी, तो अगर तो फिर उनकी नीयत पे ये शक करना, वरना वो ये इख्तियार चीफ जस्टिस का था, कहीं पे ये इसका इनिशिएट ही जस्टिस काजी फायज ईसा ने। फिर दूसरी बात यह है कि आप सब इस कानून से वाकिफ हैं कि जो नजर सानी की अपील होती है, अब वक्त आ गया है कि हमारी जुडिशल जो है वहां पे भी इस्लाहात किए जाएं। अमेरिका जैसे मुल्क में ये अभी आपने कल परसों सुना होगा कि जुडिशल इस्लाहात का अमल शुरू हो गया, तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है कि आप नजरसानी की अपील उसी बेंच को लगती है, उन्हीं जजेस को लगती है जिन्होंने ये पहले फैसला किया। बुनियादी तौर पे ये होता है कि वो अपने उस जुडिशियल डिसीजन को रिव्यू करें, अगर करने की गुंजाइश हो या कोई नई चीज एविडेंस है। तो जब वो वाला कानून वाजे है, और ये हर एक को पता है, जो कानून थोड़ा जानता है उसे भी पता है कि ये जो एडहॉक जजेस आएंगे ये बेसिकली उस लोड ऑफ केसेस जो इस वक्त जिसकी वजह से एक आम आदमी रुल रहा है उसकी नस्लें गुजर जाती हैं फैसला लेते लेते, दादा ने केस किया होता है और पोते तक भी फैसला नहीं होता। तो ये बुनियादी तौर पर तो उस नीयत से किया जा रहा है। 17 जजेस आइन में गुंजाइश है तो 13 है 4 का, लेकिन इसको भी इन्होंने आलूदा कर दिया उस अच्छी नीयत को, या जो एक चीज थी कि जो इसका मकसद आम आदमी को रिलीफ देना था उसको भी आलूदा कर दिया। तो अब ये पता नहीं ये मामलात कहाँ जाके रुकेंगे। तो फितरी बात है फिर दीगर सियासी जमातें भी इस ट्रेंड की कामयाबी की वजह से मुतासर हो के अगर वो भी कोई ऐसा रास्ता अपनाएंगे तो फिर उन पर एतराज नहीं किया जा सकता। राजा साहब ये फरमाइएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप खरी बात कर देते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, कोई भी चीज़ हो आपकी पार्टी के हक में या खिलाफ है। ये बताइएगा, ये जो आप जुडिशियल इस्लाहात की बात कर रहे हैं ये करनी किसने है सर? ये पार्लियामेंट नहीं है, और अब वो वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट को अपना रोल, हमने जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल देखा, जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर देखा, हमने एस्टेब्लिशमेंट की एक्टिविज्म का एक टाइम देखा, मार्शल लॉ आए, मिनी मार्शल लॉ आए, बहुत सी ऐसी चीजें आई, इमरजेंसीज प्लस आई। अब ये वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट अपनी सुपरमेसी को एनफोर्स करे, पार्लियामेंट अपनी जो सुपरमेसी है उसे अप होल्ड करे, क्योंकि अदालतों ने, या आप देखें माजी में भी कि वो उन्होंने आइन को रीराइट किया है, उन्होंने आइन में लिखी हुई चीज जो बिल्कुल वाज़ेह थी उसको किसी न किसी इंसाफ के नाम पर, किसी नाम पर उन्होंने उसको तब्दील किया है। पहली मिसाल जब वो फैसला हुआ था फ्लोर क्रॉसिंग का कि हमेशा जुर्म होने के बाद उसकी सजा मिलती है, तो उसमें यह फैसला किया गया कि ना सिर्फ कि वो डिस्क्वालीफाई होगा, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा बल्कि साथ वोट भी काउंट नहीं होगी। अब ये एक नई तोजीह थी उस पर,
और ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ थी। आइन को तहरीर करने का इख्तियार अदालत के पास नहीं है। अदालत के पास आइन को जो उसकी तशरीह करना है, इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को वो है। तो इसी तरह मैं समझता हूं कि जब इंटरप्रिटेशन का इख्तियार अदालतों के पास है और कहाँ है जहां एम्बिग्विटी है, तो वहां पर पार्लियामेंट को भी ये इख्तियार हासिल है कि जहां कोई एम्बिग्विटी फील हो रही हो, वसीयत कानून साज अदारे को क्यों ना वो खुद उस एम्बिग्विटी को दूर करके राजा साहब ये माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस्लाहात एक अलग चीज है, इंटरप्रिटेशन किसी जगह पे कानून का खामोश रहना वो एक अलग बात है। ठीक है, ऐसे मामलात आए माजी करीब में जब इस तरह से स्टक हो गया मामला कि जिस पे बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन उसका सोल्यूशन निकल आया। लेकिन इस्लाहात के लिए तो सर अगर पार्लियामेंट ने, अगर क्या यकीनन पार्लियामेंट ने रोल प्ले करना है, तो पार्लियामेंट में कौन है सर? आप हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी इस बात की अलमबरदार है कि अदालती रिफॉर्म्स, बल्कि अदालती क्या, वो तो कहते हैं तमाम इदारों में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो क्या ऐसी चीज़ है कि अब इस मौके पर जबकि दो बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों इत्तेहादी हैं और तीसरी पार्टी भी चाहती है कि इस्लाहात हो, तो क्या वजह है कि ये इस चीज़ को जो है वो नहीं डिस्कस किया जा रहा है, इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया जा रहा? उसकी वजह यह है कि वो जो तीसरी पार्टी जिसने का आपने नाम लिया, वो कहती जरूर है लेकिन वो अमल नहीं करती। जो कहती हो कि हम बात नहीं करेंगे, हम बैठेंगे नहीं, हम पार्लियामेंट के अंदर भी किसी बात पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो उसने इस्लाहात क्या करनी है? वो तो उसके पास तो एक ही तरीका है अपने प्रोग्राम को एनफोर्स करने के लिए। पहला यह है कि जी जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है, और दूसरा यह है कि उसके लिए हमले किए जाएं, उसके लिए धमकी दी जाए, उसके लिए फेंटा लगाया जाए। उनके पास तो यही है, चाहे वो पीटीबी पे हमला हो, चाहे पार्लियामेंट पे हो, चाहे शोहदा की यादगारों पे हो या जीएचक्यू पे, तो उनका पास चूंकि तरीका वो है। वरना तो ये बहुत आपने आइडियल बात की कि तीनों सियासी जमातें बैठती और वो इस्लाहात करती। मसलन आप देखें कि ये जो इस्तिस्ना वाली बात, ये कितनी बड़ी कानून के बुनियादी नुक्तों की नेगेशन है कि किसी फर्द को या किसी ओहदे पे बैठे शख्स को ये हासिल हो इस्तिस्ना कि उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, लेकिन मुल्क के अंदर जो हमारा आइन का, कानून का जो इस्लामी मंबा है, उसके अंदर भी जो अमीरुल मोमिनीन थे देन, वो भी जज के सामने पेश होते थे। तो इस किस्म की यही वो इस्लाहात हैं जिसको करने की जरूरत है, और अगर वो भी बैठेंगे साथ तो बहुत अच्छी हो जाती। लेकिन अब बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सर मुझे अगले टॉपिक पे जाना है। आमिर हाशिम खाकुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा शानदार तजिया करते हैं, बड़ा शानदार लिखते हैं। आमिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। इसी पर मजीद बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।